दोस्तों, जब भी हमारे सामने बच्चों का नाम आता है तब हमें बड़ी इनोसेंट सी फीलिंग आती है कि बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। लेकिन तब क्या हो जब ये बच्चे एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि जब एक 11 साल की लड़की ने अपनी ही क्लासमेट का खून कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा जापान। वैसे तो जापान दुनिया के सेफेस्ट कंट्री में से एक आता है। वहाँ का क्राइम रेट ना के बराबर है, लेकिन 2004 में यहाँ पे एक ऐसा क्राइम हुआ था जिसने पूरे जापान को हिला के रख दिया था। तो आज की ये जो हमारी स्टोरी है वो नेवाडा 10 फाइल्स के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और नेवाडा 10 नाम का मीम भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम। साल 2004 में जापान की कोर्ट में एक लड़की का नाम आया था जिसकी उम्र 11 साल थी। उस लड़की ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे उस लड़की का नाम रिवील नहीं किया गया था क्योंकि उस टाइम पे उसकी एज सिर्फ 11 साल थी। उस 11 साल की लड़की जिसने मर्डर किया था उसका रियल नाम था नात्सुमी सूजी। अब ये केस ना ही जापान में बल्कि पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। एक तो ये लड़की क्यूट अपीयरेंस की वजह से, और जब इसने कत्ल किया था तब उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था नेवाडा। इस दोनों वजह से ये पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, सब लोगों ने मिलकर इसका नाम नेवाडा 10 रख दिया। दिन था 1 जून 2004 का। वैसे तो ये दिन पूरे दुनिया के लिए आम दिन था, लेकिन इसी दिन एक 12 साल की लड़की की जान जा चुकी थी। उस लड़की का नाम था सैटोमी मिटाराई, और ये लड़की नागासाकी के एक ससेबो के छोटे से शहर में रहती थी। तो अब ये सैटोमी मिटाराई वहीं के एक ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई करती थी, और जापान के कल्चर के मुताबिक वहाँ पे जब लंच टाइम होता है तब सारे बच्चे अपनी डेस्क पे अपना खाना प्रिपेयर करके वहीं पे सब खाना खाते हैं। तो अब टाइम था सब लोगों के खाना खाने का, और तभी नात्सुमी जो कि सैटोमी की बेस्ट फ्रेंड थी, उसने सैटोमी को बोला कि चलो अपनी बाजू वाली क्लास में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अभी ये दोनों लड़की अपनी बाजू वाली क्लास में पहुंच चुकी थी जो कि बिल्कुल खाली था, और जैसे ही दोनों वहाँ पे अंदर गई, अब सैटोमी कुछ भी सोचती उससे पहले नात्सुमी ने बॉक्स कटर निकाला और सबसे पहले उसने सैटोमी के आर्म्स पर कट्स लगाए, फिर रिस्ट पर कट्स लगाए, और फिर फाइनली उसने सैटोमी का गला काट दिया। और अब नात्सुमी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसी क्लास में खून से लथपथ मरने के लिए छोड़ दिया। और जब नात्सुमी ने इतनी भयानक तरीके से सैटोमी का खून कर दिया था, अब आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि सैटोमी ने आखिर ऐसा क्या किया होगा नात्सुमी के साथ, ऐसा क्या गलत किया होगा जो इतनी भयानक तरीके से इसने बदला लिया। आप लोगों को जब इसकी वजह पता चलेगी तब आप लोग भी शॉक्ड रह जाओगे कि इतनी छोटी सी वजह किसी की मौत का कारण बन सकती है। और अब ये मर्डर करने के बाद नात्सुमी वहाँ से भागी नहीं, बल्कि वो अपने क्लास में लौट गई, जहाँ पे सारा क्लास और टीचर्स वगैरह वो दोनों लड़कियों का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक से ये दोनों लड़कियाँ कहाँ पे गायब हो गई। जब ये नात्सुमी अपने क्लास में पहुंची तब ऑब्वियसली उसके कपड़ों पर भी खून लग चुका था, क्योंकि उसने उसका गला काटा था, तो उसका खून उसके कपड़ों पे भी थोड़ा सा आ गया था। और जब सारे क्लास ने नात्सुमी को इस हालत में देखा तब सब लोग शॉक्ड रह गए कि आखिर क्या हुआ है इसके साथ। जब सब लोगों ने इससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है तुम्हें, तभी इस लड़की ने बताया कि नहीं, ये खून मेरा नहीं है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि मैनिची न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक नात्सुमी ने इन्वेस्टिगेटर को ये बताया था कि उसने सैटोमी को मारने का प्लान 4 दिन पहले ही बना लिया था। और नात्सुमी ने यह भी बताया कि जो बॉक्स कटर का इस्तेमाल उसने मर्डर के टाइम पे किया था, उसने वो इंस्पिरेशन एक मूवी थी बैटल रॉयल, उससे ली थी। नात्सुमी ने वो मूवी देखी थी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी तरीके से सैटोमी का मर्डर कर दूं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक मर्डर हो चुका था, वो एक मूवी से इंस्पायर्ड था। तो दोस्तों, आप सब लोगों से मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, टीवी पे क्या देख रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। अब जो चीज़ किड्स के लिए नहीं है वो ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता बच्चे कब किस चीज़ को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाए और वो रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ क्राइम कर बैठे जैसा कि यहाँ पे हुआ था।
सो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मॉनिटर कीजिए कि वो लोग मोबाइल में क्या देख रहे हैं और टीवी में क्या देख रहे हैं। आप उन लोगों को वही चीज़ देखने दीजिए जो उनके सीखने के लायक हो और उनके लिए सेफ हो। और अब वापस चलते केस की तरफ। अब सेटोमी की बॉडी उस स्कूल के 3rd फ्लोर के स्टडी रूम में पाई गई थी और सबसे पहले उसकी बॉडी को देखा था एक टीचर ने, जिनका नाम था काजुयोशी तमानागा। अब तमानागा का ये कहना था कि जब उसने इस बच्ची की बॉडी को देखा था तब वो बॉडी ज़मीन के ऊपर फेस डाउन करके पड़ी हुई थी और जब उसने ठीक से देखा तब उस बच्ची का गला डीपली कट किया हुआ था। और जब उस टीचर ने उस बॉडी को देखा था तब ना ही वो लड़की सांस ले पा रही थी, ना ही उसकी हार्ट बीट चल रही थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक नात्सुमी ने सेटोमी का गला बहुत ही ब्रूटली काट दिया था और गला काटने के बाद उसने उसके सर पर जोर से लात मारी थी ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि ये मर चुकी है। अब वहाँ की अथॉरिटीज़ को कॉल कर दिया गया था और नात्सुमी को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। अब जैसे ही उसको हिरासत में लिया और जैसे उससे कुछ इंक्वायरी हुई तभी नात्सुमी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये खून मैंने ही किया है और मैंने ये बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो दोस्तों 1 जून 2004 ने सेटोमी के पूरी परिवार की जिंदगी को बदल के रख दिया था। जब सेटोमी के फादर कियोजी मिताराई को पता चला कि उसकी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो चुका है तो तुरंत स्कूल के लिए भाग निकले। अब सेटोमी के फादर एक सिंगल फादर थे जो कि 3 बच्चों की देखभाल अकेले कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सेटोमी की मदर की कैंसर की वजह से कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो जैसे ही सेटोमी के फादर स्कूल पहुंचे थे और उन्होंने जब देखा कि उनकी बच्ची ज़मीन पे लेटी पड़ी हुई है तो लिटरली वो अंदर से टूट चुके थे। वो रोने लग गए थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं आ रहा था। सेटोमी का सबसे बड़ा भाई घर से दूर रहता था और उसका दूसरा भाई जो कि उस समय 14 साल का था वो उनके परिवार के साथ ही रहता था। तो अब जब सेटोमी की डेथ हो चुकी थी तब उसके फादर ने ये बोला कि अब बिना सेटोमी के तो मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अब इस पॉइंट पे आते आते मैं इतनी आशा करता हूँ कि अंत में सेटोमी को न्याय मिले। लेकिन अब सामने मर्डर करने वाली भी एक छोटी सी लड़की ही थी जो कि 11 साल की थी। वो भी यहाँ पे इस मर्डर की गहराई को नहीं समझ पा रही थी कि किसी का मर्डर करना क्या होता है, क्योंकि उसकी उम्र इतनी छोटी थी। और अब बात करें सेटोमी और नात्सुमी की फ्रेंडशिप की, तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ही गहरी दोस्त थी और दोनों आर्ट क्लास में बास्केटबॉल टीम में दोनों एक साथ थी। और सेटोमी बहुत ही ब्राइट और चीयरफुल लड़की थी। और अब जहाँ पे इन दोनों लड़कियों का फ्रेंड सर्कल भी बिल्कुल सेम था, दोनों के इंटरेस्ट भी सेम थे, जहाँ पे इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, तब एक गलती हुई सेटोमी से। जब सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन मैसेज बोर्ड में चैटिंग कर रहे थे तब सेटोमी से यहाँ पे गलती हुई थी और उसी चीज़ का गुस्सा नात्सुमी ने सेटोमी पे निकाला था। और अब यहाँ पे आप मुझे अपने हिसाब से ये जज करके बताइए कि आगे जो मैं आपको एक सेटोमी की गलती बताऊंगा वो कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब सेसेबो के चिल्ड्रन काउंसिलिंग के हेड जिनका नाम था मसाही वतानाबे, उन्होंने जब नात्सुमी के बारे में बात की तब उन्होंने ये बताया कि उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि जिससे ये पता चले कि नात्सुमी कोई मुसीबत में थी या फिर कोई डिप्रेशन में थी। जबकि यहाँ पे स्कूल ऑफिशियल्स के द्वारा ये बताया गया कि नात्सुमी के ऊपर उसके माँ बाप का दबाव था कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लेकर आए और वो अपनी बास्केटबॉल टीम भी छोड़ दे और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करे। और अब इसी प्रेशर के चलते नात्सुमी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि उसने सेटोमी की हत्या कर दी थी, क्योंकि सेटोमी ने उस मैसेज बोर्ड में, जिस मैसेज बोर्ड में वो सारे बच्चे मिलकर चैटिंग कर रहे थे, उसी चैटिंग के दौरान सेटोमी ने नात्सुमी के ऊपर एक कमेंट पास किया था। अब उस कमेंट में नात्सुमी के ऊपर बॉडी शेमिंग की गई थी। सेटोमी ने यहाँ पे नात्सुमी को उस चैट बोर्ड में गुडी गुडी बोला था, यानी कि फैट बोला था। और अब बस इसी के चलते नात्सुमी अपसेट हो चुकी थी और उसने सेटोमी की हत्या कर दी थी। और अब जब यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा नात्सुमी के बैकग्राउंड को चेक किया गया तब उनको पता चला कि नात्सुमी अपनी क्लासमेट्स के साथ लातों और घूसों से मजाक मस्ती किया करती थी। और नात्सुमी जापानीज मूवी बैटल रॉयल की एक बहुत बड़ी फैन थी, जिस मूवी में ये दिखाया गया था कि एक हाई स्कूल के बच्चे एक आइलैंड पे सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं।
नेत्सुमी के क्लासमेट्स ने ये बताया कि नेत्सुमी जब 11 साल की हुई तभी से वो इंटरनेट के ऊपर ऐसी पोस्ट देखकर खुश हुआ करती थी जो कि मर्डर से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो। ऐसी पोस्ट में नेत्सुमी की कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। अब यहाँ पे नेत्सुमी की उम्र सिर्फ 11 साल थी, तो उसके ऊपर डेथ का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। वहाँ की कोर्ट ने ये सोचा कि उसको बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए और शुरुआत में नेत्सुमी को 2 साल की सजा सुनाई थी। वो बाद में जाकर 2 साल एक्सटेंड कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी नेत्सुमी मेंटली रूप से फिट नहीं हुई थी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोर्ट ऑफिशियल्स द्वारा ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया था कि उसको 2 साल की एक्स्ट्रा सजा मिली, क्योंकि कोई भी 11 साल का नॉर्मल बच्चा ऐसा क्राइम नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली उसके माइंड के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको ठीक हो जाना चाहिए। तो जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक उसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। और अब इन सब के दौरान पूरी दुनिया में यही बातें हो रही थी कि क्या नेत्सुमी को पता है कि उसने ये क्या कर दिया है। यहाँ पे पूरी दुनिया का कहना ये था कि हम सबको रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, कि मतलब डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मतलब कि मूवी में क्या हो रहा है वो सब फिक्शनल होता है और हमको ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं करना चाहिए। तो क्या नेत्सुमी इस बात को लेकर सीरियस है कि उसने क्या किया है? बाद में नेत्सुमी को रियलाइज़ हुआ था कि सच में ये उसने क्या क्राइम कर दिया है, उसने ऐसा क्यों किया। वो खुद शॉक थी। उसने यहाँ पे सबसे माफ़ी भी मांगी थी कि मैंने ये बहुत ही गलत काम किया है, अब सब लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नेत्सुमी ने ये कहा कि अगर मैं उस इंसिडेंट को ठीक से सोचती कि उसने मुझे फैट बोला था, तब अगर मैं ठीक से सोच विचार करती तो शायद मैं ऐसा क्राइम ना करती। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई थी कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, और मैं उस मूवी से इंस्पायर होके मर्डर कर दिया था। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी के ऊपर बॉडी शेमिंग करना बहुत ही गलत बात होती है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये कभी भी किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस बच्ची ने कर दिया था। यहाँ पे 11-12 साल की उम्र कोई मैच्योर नहीं होती, तो वहाँ पे उस उम्र पे बच्चे इस टाइप की गलती कर देते। लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं होता कि किसके दिमाग में इसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मर्डर जैसे क्राइम को भी कर बैठता है। और अब शायद से हम यहाँ पे ये कभी नहीं जान पाएंगे कि नेत्सुमी ने ऐसा क्राइम क्यों किया था। क्या उसने उस मूवी से इंस्पायर होकर ये क्राइम किया था? क्या उसने अपने माँ बाप से प्रेशराइज होकर ये क्राइम किया था? या फिर वो खुद एक बड़ी स्ट्रगल में जी रही थी, उसकी वजह से इसने ये क्राइम किया था? और जिस दिन नेत्सुमी ने सैटोमी को मारा था, वो दिन पूरा जापान और शायद पूरी दुनिया कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि उस दिन ने नेत्सुमी को जापान का सबसे यंगेस्ट किलर बना दिया था। तो अब दोस्तों, आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपको किसी के भी ऊपर बॉडी शेमिंग का कमेंट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ग्रुप में कितना ही फैट हो, कितना ही स्लिम हो, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के ऊपर बॉडी शेमिंग करो। आपको नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग पे कितना डीप इफेक्ट होता है उसका, और किसी के ऊपर तो इतना डीप इफेक्ट होता है कि वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है एक कमेंट की वजह से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी इस तरह का कमेंट पास मत कीजिए और सबसे अच्छे से मिलजुल के रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, बी अलर्ट, बी सेफ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।